क्रिया। अंग्रेजी में हम क्रिया को वर्ब कहते हैं। जब हम हिंदी वाक्य विन्यास पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि हिंदी में किसी भी वाक्य में क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। ये जो वर्ब है इसको हम यूं परिभाषित करेंगे कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो। जैसे हमने एक वाक्य लिया, रमेश पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया है। किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है ये पढ़ता है शब्द? रमेश के लिए। यानी पढ़ता है जो क्रिया शब्द है ये रमेश के लिए काम में आ रहा है। रमेश की जगह हम यदि इसका लिंग परिवर्तन करके रमेश की जगह हम पुष्पा कर दिया तो वाक्य बदल जाएगा, पुष्पा पुस्तक पढ़ती है। दूसरा वाक्य है, मोहन फुटबॉल खेलता है। खेलता है इस वाक्य में क्रिया है। यदि यहां पर भी हम कर्ता बदल देंगे, यानी मोहन के स्थान पर हम स्त्रीलिंग संज्ञा का प्रयोग करेंगे, सीता फुटबॉल खेलती है, यह वाक्य बन जाएगा। तो यहां पर पढ़ता है, खेलता है, तो पढ़ने और खेलने का कार्य इसमें हो रहा है। ये रेखांकित शब्द हैं, ये क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के हम 4 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के अध्ययन से पहले हमें कर्म कारक की पहचान होना आवश्यक है। कर्म कारक की जानकारी जब हमें होगी तब हम क्रिया को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम कर्म कारक की पहचान करते हैं कि कर्म कारक क्या होता है। क्रिया के विषय पर आगे बढ़ने से पहले, मोहन फुटबॉल खेलता है, यह हमने वाक्य लिया। इस वाक्य में मोहन करता है, फुटबॉल कर्म ऑब्जेक्ट है, खेलता है क्रिया है, वर्ब है। लेकिन इसके लिए हम कैसे कर्म की पहचान करें, यह जानकारी हमें होनी चाहिए। तो कर्म की पहचान के लिए क्या और किसे अथवा किसको का उत्तर देने वाले शब्द उस वाक्य में होंगे या जिस वाक्य में होंगे वह कर्म होगा। तो यहां पर मोहन फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल। तो मोहन क्या खेलता है? फुटबॉल। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि यहां पर फुटबॉल कर्म कारक है। एक और उदाहरण लेते हैं। पुत्र ने पिता को पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। किसे अथवा किसको लिखा? पिता को लिखा। तो इस वाक्य के अंदर हमें 2 कर्म दिखाई दे रहे हैं। तो यह है कर्म की पहचान करना। इसमें कभी ऑब्जेक्ट के आगे यानी कर्म के आगे को लगा हुआ होता है और कभी को लगा हुआ नहीं होता है। तो एक बार जब हमें कर्म कारक की पहचान हो जाती है तब क्रिया को समझना आसान हो जाता है। सबसे पहले लेते हैं अकर्मक क्रिया।
जैसे कि नाम से ही जानकारी होती है, यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं हो वे अकर्मक, वे वाक्य अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। यानी जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है वह वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। जैसे फूल खिलता है, लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है। किसे या किसको देख रहे हैं इसका भी कोई जवाब नहीं है। तब हम पाते हैं कि यहां पर इस वाक्य में कर्म नहीं है। तो लोग देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, इसका उत्तर हमें मिलता है। और जो कौन शब्द है वह अकर्मक यानी कर्ता की जानकारी देता है, वह कर्म की जानकारी नहीं देता है। तो हमने प्रश्न किया यहां पर कौन देख रहे हैं, उत्तर मिलता है लोग देख रहे हैं। यहां पर क्या या किसको का उत्तर नहीं है। अलार्म बज रहा है, यह भी अकर्म क्रिया का उदाहरण है। अब फूल खिलता है, अलार्म बज रहा है। आप कहेंगे कि फूल खिलता है, क्या खिलता है इसका उत्तर मिल रहा है। अलार्म बज रहा है, क्या बज रहा है इसका उत्तर मिलता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो कार्य स्वतः होते हों, जिन्हें किसी के द्वारा किया नहीं जा रहा है। बरसात स्वतः होती है, अपने आप होती है। बिजली का गिरना अपने आप हो रहा है। भूकंप का आना अपने आप हो रहा है। फूल का खिलना अपने आप हो रहा है, किसी के द्वारा किया नहीं जा रहा है। अलार्म बज रहा है, अपने आप हो रहा है। तो ये जितने भी बिना किसी की सहायता के होने वाले कार्य हैं, ये सब अकर्मक क्रिया में आते हैं। सकर्मक क्रिया दूसरा उदाहरण, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। हमने यहां पर वाक्य लिया, महेश टेनिस खेल रहा है। जैसा कि आपको बताया था, कर्म कारक की पहचान करें यहां पर, यानी कर्म की पहचान करें। क्या और किसे या किसको खेल रहा है, इनमें से किसी एक का उत्तर मिलना चाहिए। तो महेश क्या खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है, यानी इस वाक्य के अंदर कर्म मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लोग ग्रहण देख रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं या लोग किसे देख रहे हैं, लोग किसको देख रहे हैं। तो लोग ग्रहण देख रहे हैं। तो यहां पर भी हमें कर्म के रूप में ग्रहण शब्द हमें दिखाई दे रहा है। ग्रहण शब्द हमें कर्म के रूप में मिलता है, इसलिए यह भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इन दोनों उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि सकर्मक क्रिया यानी जिस वाक्य के अंदर कर्म हो, जिस क्रिया के साथ में कर्म हो, यानी सकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान होता है। अकर्मक में कर्म नहीं था, सकर्मक में कर्म विद्यमान है। नीना पुस्तक पढ़ रही है, नीना करता है, पुस्तक ऑब्जेक्ट, कर्म है, पढ़ रही है क्रिया है। नीना क्या पढ़ रही है, इस क्या का उत्तर हमें मिलता है पुस्तक पढ़ रही है, यानी क्या का उत्तर हमें मिलता है पुस्तक। तो यहां पर भी पुस्तक है, वह कर्म है, इसलिए हम कहेंगे कि यह सकर्मक क्रिया है। इसके बाद में आता है द्विकर्मक क्रिया। जैसा नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें दो कर्म होते हैं। एक उदाहरण हमने लिया, कवीश ने अंजनी को पुस्तक दी। कवीश ने अंजनी को पुस्तक दी।
कर्म कारक का चिन्ह को है, हम देखते हैं अंजनी के आगे को लगा हुआ है। और पुस्तक दी, ये दूसरा इसके आगे का वाक्य है। हमने यहां पे कर्म कारक के लिए मैंने आपको 3 बातें बताई, क्या का उत्तर मिले, किसे या किसको का उत्तर मिले। तो क्या दी, कवीश ने अंजनी को क्या दी, उत्तर मिल गया पुस्तक, यानी ये एक कर्म हो गया। किसे दी, अंजनी को दी, ये दूसरा कर्म हो गया। तो इस एक वाक्य के अंदर हमें 2 कर्म दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से कुसुम मित्र को पत्र लिख रही है। कुसुम मित्र को क्या लिख रही है, इस क्या का उत्तर मिलता है पत्र के रूप में, कि पत्र लिख रही है। किसे लिख रही है, मित्र को लिख रही है। तो मित्र और पत्र ये 2 कर्म हो गए। तो यानी इस द्विकर्म क्रिया में 2 कर्म हुए। मुख्य जो कर्म होगा वह अप्राणीवाचक होगा और जो गौण कर्म होगा वह प्राणीवाचक होगा, यानी किसी सजीव को बताने वाला। और अप्राणीवाचक जो प्राणी नहीं हो उसे बताने वाला। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत सीधी सी बात है, प्रेरणा, जो काम स्वयं ने करके किसी और से करवाया जाए वो प्रेरणा है। तो इस बात को बताने वाली कि व्यक्ति स्वयं काम नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, ऐसे क्रिया शब्द हैं, ऐसी क्रिया का जो प्रयोग है वह प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। कीर्ति से बर्तन धुलवाए गए, यानी कीर्ति ने खुद ने नहीं धोए, कीर्ति से बर्तन धुलवाए गए, यानी किसी और ने कीर्ति से काम करवाया है। तो कीर्ति से बर्तन धुलवाए गए, तो धुलवाए गए। गौरव से चित्र बनवाया गया। फूल तोड़वाए, तो यहां पे व्यक्ति ने स्वयं काम नहीं किया है बल्कि दूसरे से काम करवाया है। तो जहां काम स्वयं ने करके किसी और से करवाया जाए वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब हम क्रिया का अध्ययन करते हैं तो हमें जो बातें ध्यान में रखनी है वह है कि कर्म कारक की पहचान जरूरी हो, यानी हम ये कहें कि कर्म की पहचान जरूरी हो और कर्ता की पहचान जरूरी हो। कर्ता के लिए कौन से हमें उत्तर मिल जाता है कि वाक्य के अंदर कौन करता है, लेकिन सबसे पहले हमें कर्म ढूंढना होता है। उस वाक्य में चाहे कर्ता क्यों न हो, लेकिन सबसे पहले हमें कर्म की तलाश होती है। यदि क्या, किसे या किसको में से किसी एक का भी उत्तर मिलता है तो यानी उस वाक्य के अंदर कर्म है। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि अकर्मक में कर्म नहीं होता और क्या व किसको का उत्तर नहीं मिलता। इन सकर्मक में इनमें से किसी एक का उत्तर मिलता है, या तो क्या का मिलेगा या किसको का मिलेगा, और द्विकर्मक में इन दोनों का उत्तर मिलता है। यदि हम इस तरीके से एक साधारण तौर पर हम इसे समझ जाएंगे तो हमारे लिए क्रिया की पहचान कि क्रिया किस प्रकार की है यह आसानी से हमें समझ में आ जाएगा।